नमस्कार। हम आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे शुद्ध देसी घी के बारे में जो अमूमन आपको 150 रुपये किलो में मिल सकता है। हम बात करेंगे एग्जिट पोल की विश्वसनीयता के बारे में, उस पर उठाए जा रहे सवालों के बारे में। हम बात करेंगे ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में। हम ये भी बताएंगे कि इसके जवाब में जिलाधिकारी बनारस ने क्या कहा। चेक कर सकते हैं। बाकी भी प्रत्याशियों को जिनको शक है उनको सबको इनवाइट किया गया आधे घंटे बाद कि वो लोग भी आके स्ट्रांग रूम अंदर बाहर से उनके दिखवा सकते हैं। पीछे का सारा एरिया जिन जिन की इच्छा थी उनको दिखवा दिया गया। बाकी जो लोग भी जिनकी देखने की इच्छा होगी उनको दिखवा दिया जाएगा। वो 20 प्रशिक्षण वाली ईवीएम पोल की ईवीएम से लिंक नहीं है, उसी की वजह से भ्रम फैला है। वो भ्रम ज्यादा फैलने की वजह से कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो समर्थक थे, जो प्रत्याशियों के या जिलाध्यक्षों के या पार्टी पदाधिकारियों के अलग थे। तो और आरोप लगाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। अचानक और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी कि इस तरह की बात होगी। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। इसके अलावा हम बात करेंगे भाजपा के करीब आधा दर्जन उन सांसदों के बारे में जिन्हें जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाया जाना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने मतगणना को लेकर क्या कहा। श्री प्रशांत कुमार जी ने बताया कि मतगणना स्थलों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 250 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है। चुनाव परिणाम तो कल यानी 10 मार्च को घोषित होंगे, लेकिन ईवीएम को लेकर अभी से मारामारी शुरू हो गई है और यह सब हुआ है एग्जिट पोल देखने के बाद। इसमें बताया जा रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता प्राप्त कर रही है। प्राप्त कर रही कि नहीं कर रही ये तो कल पता चलेगा। हम सब जानते हैं कि एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक अनुमान है, एग्जिट पोल अनुमान है, तो दूसरा परिणाम है। इसलिए हमें परिणाम आने पर ही टिप्पणी करनी चाहिए तो अच्छा रहता है। ईवीएम पर तभी आरोप लगाए जाने चाहिए। वैसे अगर ईवीएम के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा खेल होता तो पंजाब में भाजपा हार नहीं रही होती, उसकी भी सरकार वहां बनती दिख रही होती, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। ईवीएम का अगर खेला होता तो दिल्ली प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बल्कि भाजपा की सरकार होती। वैसे जो भी राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी मशीनरी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बनाने में लगी है और सभी डीएम तथा एसपी को कहा गया है कि कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा प्रत्याशी को जिता दिया जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, ये तो आरोप लगाने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन इतना तो मैं समझ सकता हूं कि यदि डीएम और एसपी की बदौलत सरकारें बनती और बिगड़ती होती तो आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की शासन सरकारें होती, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक शासन किया है। सारे डीएम और सारे एसपी उसके होते तो कोई दूसरा सरकार नहीं बना पाता। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ सारी सत्ता की जो चाबी है, सारा पावर जो है लोग के पास होता है, यानी मतदाताओं के पास होता है। रही बात वोटिंग मशीन की सुरक्षा की या वोटिंग मशीन को टेम्पर्ड करने की, तो इस तरह के आरोप हर चुनाव के बाद लगते आ रहे हैं, लेकिन आज तक साबित नहीं हुआ कुछ भी। अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो साबित भी किए जाने चाहिए।
जो लोग आरोप लगाते हैं उनको चाहिए इसके लिए बाकायदा FIR कराएं, कोर्ट में जाएं और ये साबित करें कि ये गलत किया गया है। क्योंकि पोलिंग स्टेशन से स्ट्रांग रूम तक पहुंचने तक अमूमन सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता साथ साथ मौजूद रहते हैं। उनके सामने मशीन सील होती है और उनके हस्ताक्षर के बाद मशीन स्ट्रांग रूम पहुंचती है, फिर उन्हीं के सामने सील खोली जाती है। अभी हम बात कर रहे थे कि चुनाव के बाद भाजपा के करीब आधा दर्जन सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इन सांसदों में श्रीमती मेनका गांधी, श्री वरुण गांधी, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी के नाम प्रमुख हैं। भाजपा अब इन्हें लंबे समय तक खींचना नहीं चाहती। ऐसे भी 2024 में इनको टिकट मिलने की कतई संभावना नहीं है। अब हम आते हैं शुद्ध देसी घी के ऊपर। चमड़ा सिटी के नाम से मशहूर कानपुर में जाजमऊ से गंगा जी के किनारे करीब 10-12 किलोमीटर के दायरे में अगर आप घूमने जाएं बाय द वे, तो आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी या फिर मास्क लगा लेना पड़ेगा। यहाँ सैकड़ों की तादाद में गंगा के किनारे भट्टियां धधक रही होती हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ शराब बन रही है, तो नहीं। इन भट्टियों में जानवरों को काटने के बाद निकली चर्बी को गलाया जाता है। इस चर्बी में मुख्यतः 3 चीजें बनती हैं। एनामिल पेंट, जिसे हम घरों की दीवारों पर लगाते हैं, ग्लू यानी कि फेविकॉल वगैरह जो बनता है चिपकाने के काम आता है, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बनती है वो है शुद्ध देसी घी। जी हाँ, शुद्ध देसी घी। ये देसी घी यहाँ थोक मंडियों में 120 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में, रोजमर्रा की भाषा में पूजा वाला घी कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जब हम भंडारा कराते हैं तो करते हैं। आराम से हम इसको एक टीन खरीद लेते हैं और दान कर देते हैं कि पुण्य का लाभ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको खाया उनका कितना धर्म भ्रष्ट हुआ, ये तो जो दान देते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। इस शुद्ध देसी घी को आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। बढ़िया रवेदार दिखने वाला ये जहर, सुगंध में ऐसा एसेंस डाल दिया जाता है कि देसी घी मात खा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में कोने कोने में फैली वनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इसी जहर को बहुतायत में खरीदती हैं। गांव देहात में लोग इसे वनस्पति घी से बने लड्डू विवाह शादियों में मजे से खाते हैं। शादियों पार्टियों में भी इसी सब्जी का तड़का लगता है। लोग जाने अनजाने खुद को शाकाहारी समझते हैं और वे मांसाहारी बन जाते हैं। तो ये जब आप घी खरीदें, चाहे ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, चाहे सस्ता हो चाहे मद्दा हो, इतना ध्यान रखें कि आप घी नहीं खा रहे हैं, आप चर्बी खा रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो पैसा पैदा करने के लिए लोग लगे हैं वो आपको जहर भी खिला सकते हैं। ये तो चर्बी है। नमस्कार।